नाजरीन, आज मैं आपको दुनिया के मोस्ट वांटेड शख्स यानी उसामा बिन लादेन और पाकिस्तान के रिश्ते के बारे में बताऊंगा। उसामा बिन लादेन एक ऐसा शख्स है जिसके नाम से आज भी मगरिब और अमेरिका कांप उठता है। एक ऐसा शख्स जिसने तारीख का धारा बदल कर रख दिया और एक ऐसा शख्स जिसने सोवियत यूनियन के बाद अकेले ही मगरिब और अमेरिका को टक्कर दी और वो जो इंटरनेशनल सतह पर जो खला हुआ था उसको पुर किया उसामा बिन लादेन ने। और इस दुनिया के ताकतवर तरीन शख्स का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक था वो मैं आपको बताऊंगा। किस तरह वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट रही और बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने में उनका क्या किरदार था, ये सारी चीज़ें जो मैं आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, उसामा बिन लादेन जो हैं ये 80 के अवाइल में अफगानिस्तान आते हैं सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ने के लिए। पहले ये एक बड़ी रॉयल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर इन्हें कैसे फ़लस्तीनी उस्ताद मिलते हैं जो इन्हें जिहाद की तरफ इनको राग़िब करते हैं। और जब सोवियत यूनियन हमला करता है तो ये उनके उस्ताद कहते हैं कि आप अफगानिस्तान जाएं और जिहाद में हिस्सा लें। तो ये वहाँ से अपनी वो रॉयल लाइफ छोड़कर अफगानिस्तान में आ जाते हैं जिहाद करने के लिए। ये जिहाद तो अफगानिस्तान में करते हैं, लेकिन ये जो अपना मरकज़ है वो पाकिस्तान में रखते हैं और पाकिस्तान के इलाके पेशावर में जो है वो अपनी रिहाइश इख्तियार करते हैं। पेशावर के इलाके हयाताबाद में नाजरीन इनका एक घर होता है जहां पर इनका मुकम्मल जो है वो ठिकाना होता है। इसके अलावा इनके पाकिस्तान में टोटल 4 घर होते हैं, ये हयाताबाद वाले घर समेत। इनका एक घर जो है वो नाजरीन F8 सेंटर जो है इस्लामाबाद का वहाँ पर होता है। इसके अलावा शुमाली वजीरिस्तान और कुरम एजेंसी में भी इनके घर होते हैं। और ये जो इस्लामाबाद और पेशावर वाला घर है इसमें ये अक्सर जो है वो मूव करते रहते हैं। और ये 80s का नाजरीन वो ज़माना होता है जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में मूव करने के लिए कोई परेशानी नहीं होती, उन्हें किसी किस्म की पूछगिछ नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी हुकूमत जो है वो मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रही होती है। ज़ियाउल हक के ज़माने में आपको पता है कि यहाँ से मुजाहिदीन तैयार किए गए थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जाकर जो है वो जिहाद में हिस्सा लिया था USSR के ख़िलाफ़। तो उसामा बिन लादेन भी उसी तरह के एक मुजाहिद होते हैं जिन्हें जो यहाँ पर फ्रीली मूव करते हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। ये उसामा बिन लादेन जो है ये पहली बार जो एक तंजीम बनाते हैं मकतबुल खिदमत, उसकी बुनियाद भी पाकिस्तान में रखी जाती है और पाकिस्तान के इलाके पेशावर में रखी जाती है। ये मकतबुल खिदमत नाजरीन वो तंजीम होती है जो दुनिया भर के जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको जिहाद के लिए जो है वो मुतासर करती है और उनकी एयर टिकट फराम करती है, उनके अफगानिस्तान तक आमद और फिर लड़ाई के लिए जितनी भी सहूलियात होती हैं वो मकतबुल खिदमत जो है वो फराम करती है। यहाँ पर नाजरीन एक नुक्ता मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ कि उसामा बिन लादेन के हवाले से कहा जाता है कि ये CIA की पैदावार हैं या इनका CIA के साथ ताल्लुक था, तो ऐसा नाजरीन नहीं है। बहुत सारे जो न्यूट्रल ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म किया है, बल्कि उसामा बिन लादेन के जो करीबी साथी थे वो भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि इनका CIA के साथ कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि इनकी ज़िंदगी का मोटिव ये था कि हमने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए जंग करनी है। ये जो हम पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले रहे हैं या अफ़गानिस्तान में जिहाद कर रहे हैं, ये हमारी एक तरह से एक तरबियत हो रही है, जंग के लिए ख़ुद को हम तैयार कर रहे हैं और असल हमारी जो जंग होगी वो फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए होगी। और ये अपने साथियों को यहाँ तक कहा करते थे कि वो जो अमेरिका की मसनूआत हैं, इसराइल की मसनूआत हैं, उसको कम से कम इस्तेमाल किया करें। तो वो एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी का मोटिव इतना क्लियर था, वो CIA से कैसे उसके साथ मिल सकता है। और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, बहुत सारे ज़राओं ने ये साबित किया है कि कभी डायरेक्टली उसामा बिन लादेन ने CIA से कोई रकम या असलहा वसूल नहीं किया। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि CIA पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं उनको फंड कर रही थी और उन्हीं से उसामा बिन लादेन फंड भी लेते थे, असलहा भी लेते थे, लेकिन डायरेक्टली उन्होंने CIA से कभी कोई राब्ता नहीं रखा और डायरेक्टली उनसे कभी कोई चीज़ जो है वो नहीं ली। और नाजरीन यही जो 80s का ज़माना होता है, यहाँ पर जो है उसामा बिन लादेन बहुत सारे सियासी जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ ताल्लुकात भी कायम करते हैं, क्योंकि उसामा बिन लादेन एक रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनमें वो सारी सलाहियतें तो होती हैं, पढ़े लिखे इंसान होते हैं, वो बाकी मुजाहिदों की तरह नहीं होते, तो वो यहाँ पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है वो उसी ज़माने से बनाना शुरू कर देते हैं। और कई मजहबी रहनुमाओं के साथ, कई उलमा के साथ, रिलीजियस स्कॉलर्स के साथ उनकी उस वक़्त से एक जो है वो दोस्ती या एक ताल्लुक़ जो है वो आप कह सकते हैं कि वो उस दौर से कायम हो जाता है। अब नाज़रीन अलकायदा के हवाले से एक बड़ी
دلچسپ تاریخ ہے کہ القاعدہ کی جو بنیاد ہے وہ بھی پاکستان میں رکھی گئی ہے۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ القاعدہ جس سے مغرب اور جو ہے وہ امریکہ لرز اٹھا، وہ القاعدہ جس نے ڈائریکشن بدل دی دنیا کی، اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی پاکستان میں رکھی گئی۔ دراصل 1988 میں جب ضیاء الحق کا پلین جو ہے وہ کریش کر جاتا ہے اور اس میں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں، تو اسامہ بن لادن فوری طور پر اپنے جو لیڈرز ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے جو قریبی ساتھی ہوتے ہیں، اور 17-18 اگست کے یہ جو 2 دن ہیں ان میں القاعدہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے 1988 میں، اور اس کی جو بنیاد ہے وہ بھی پشاور میں حیات آباد کے علاقے میں رکھی جاتی ہے جہاں پر ان کی رہائش گاہ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی اسامہ بن لادن اور پاکستان کے تعلق کے حوالے سے ایک بہت ہی تاریخی بات ہے کہ القاعدہ کی بنیاد پاکستان میں رکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین 1989 میں ایک ٹرن آتا ہے 1989 میں کہ یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں، ایک بہت بڑی بیٹل ہوتی ہے جلال آباد میں۔ یہ بارڈر کے پاکستان پاک افغان بارڈر کے ساتھ ایک صوبہ ہے جلال آباد، جہاں پر ایک بہت بڑی ایک طرح سے جنگ ہوتی ہے کہ جو مجاہدین ہوتے ہیں وہ جلال آباد پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس میں ناکام ہو جاتے ہیں اور ان کا بہت زیادہ بھاری نقصان ہوتا ہے، بھاری جو ہے جانی نقصان ہوتا ہے اور ان میں بڑی ان کو شدید ناکامی ہوتی ہے۔ اس ناکامی کے بعد ناظرین جو معمر قذافی اور صدام حسین ہیں، یعنی عراق اور لیبیا کے سربراہان، وہ جو بے نظیر بھٹو ہوتی ہیں ان پر یہ پریشر ڈالتی ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی عرب مجاہدین ہیں ان کے خلاف آپریشن کریں، اور آپریشن کرنے کے بعد ان کو یہاں سے یا تو ان کا صفایا کریں یا پھر انہیں پکڑ کر جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ تو بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ معمر قذافی اور صدام حسین کے پریشر پر یہاں پر آپریشن کرتی ہیں اور جو عرب مجاہدین ہوتے ہیں ان کا صفایا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی سال اور اسی آپریشن کی وجہ سے اسامہ بن لادن جو ہیں وہ واپس سعودی عرب چلے جاتے ہیں، لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بطور نیشنل ہیرو کے طور پر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے جہاد میں بہت فتح حاصل کی ہوتی ہے، سوویت یونین کو بڑی عبرتناک شکست ہوئی ہوتی ہے، تو سعودی عرب کی جو حکومت ہے انہیں بہت زیادہ اعزازات سے نوازتی ہے۔ لیکن اسامہ بن لادن کی جو سرگرمیاں ہیں یا پاکستان کے ساتھ جو ان کا انفلوئنس ہے یا پاکستان کی سیاست میں جو ان کی مداخلت ہے، وہ وہاں جا کر بھی ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ زیادہ بڑھ کر سامنے آتی ہے، اور انہیں جو ایک شدید رنج ہوتا ہے وہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک بے نظیر بھٹو نے مجاہدین کے خلاف آپریشن کیا ہوتا ہے تو وہ ان کو سبق سکھانا چاہتے ہیں، اور سبق سکھانے کے لیے وہ نواز شریف کے ساتھ سعودی عرب میں ملاقات کرتے ہیں، اور اس ملاقات میں نواز شریف کو فنڈ کیا جاتا ہے اور وہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ لے کر آتے ہیں۔ اب اس حوالے سے مختلف رائے ہیں۔ اسامہ بن لادن نے کبھی ڈائریکٹلی اس بات کو کنفرم نہیں کیا، نہ ہی نواز شریف نے کنفرم کیا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس بارے میں باتیں کرتے ہیں، اور بے نظیر بھٹو وہ اس بات کو کنفرم کرتی ہیں کہ میرے خلاف جو عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی اس میں اسامہ بن لادن نے فنڈ کیا تھا، اور اگر وہ فنڈ نہ کرتے تو کبھی بھی عدم اعتماد کی جو تحریک ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ تو بے نظیر صاحبہ کے ذرائع سے یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین کویت کی اور عراق کی وار شروع ہو جاتی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب میں آ جاتا ہے، جس کی اسامہ بن لادن کو تکلیف ہوتی ہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتے، سعودی حکومت کے خلاف وہ کیمپین شروع کرتے ہیں، اور سعودی عرب سے نکل کر وہ سوڈان چلے جاتے ہیں جہاں پر وہ القاعدہ کی سرگرمیوں کو بڑے پیمانے پر شروع کرتے ہیں۔ کچھ سال ناظرین وہ سوڈان میں رہتے ہیں، اور پھر جب یہاں پر ملا عمر کی حکومت آتی ہے افغانستان میں تو پھر وہ افغانستان آ جاتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ افغانستان آتے ہیں تو پھر بھی پاکستان کے انہی علاقوں میں جہاں پر ان کی پہلی رہائشیں تھیں یا گھر تھے وہاں پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تب بھی وہ پاکستان میں فریلی جو ہے وہ موو کرتے ہیں۔ ہماری جو یہاں پر سیاست ہے اس میں ان کی انوالومنٹ رہتی ہے، تب بھی ریلیجیس اور مذہبی جو اسکالرز ہیں ہمارے یا دیگر اہم رہنما ہیں ان کے ساتھ تب بھی جو ہے وہ ان کا رابطہ رہتا ہے۔ اور پھر جو اصل گیم چینج ہوتی ہے وہ 9/11 کے بعد ہوتی ہے۔ 9/11 کے بعد جو ہماری ایجنسیز ہیں ان کا رابطہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے ساتھ کٹ جاتا ہے، کیونکہ اسامہ بن لادن پر بہت بڑا الزام ہوتا ہے اور امریکہ پاگلوں کی طرح جو ہے وہ انویڈ کر لیتا ہے افغانستان کو، تو ایسے میں ہماری ایجنسیز کا رابطہ کٹ جاتا ہے اور مکمل طور پر روپوش ہو جاتے ہیں اسامہ بن لادن۔ اب بتایا جاتا ہے کہ جو ابتدائی 2 سال تھے جب امریکہ وہاں پر آیا تو یہ تورا بورا ماؤنٹینز ہیں ناظرین پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر، وہاں پر یہ 2 سے 3 سال رہے ہیں،
और फिर वो जो एबटाबाद वाला कंपाउंड है मुबैना तौर पर ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। अब उस कंपाउंड के हवाले से और इनकी यहाँ पाकिस्तान में हलाकत के हवाले से बहुत सारी थेरीज हैं, बहुत सारी साजिशी नज़रियात हैं। कुछ लोग मानते हैं इस चीज़ को, कुछ लोग नहीं मानते, लेकिन जो भी ज़राए हैं या जो ऑफिशियल चीज़ें मौजूद हैं उसके मुताबिक मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। अब ऑफिशियल जो डाटा है अभी तक आया है वो ये बताता है कि ये जो कंपाउंड है ये 2005 में तामीर होता है उस इलाके में। अब ये जो इलाका होता है नाजरीन, ये नया तामीर हुआ होता है। यहाँ पर ज़लज़ले की वजह से नई आबादी जो है दोबारा वापस आती है और दोबारा तामीरात होती है, इसलिए लोगों को एक दूसरे का पता नहीं होता है। हमसाए मतलब ये कोई पुरानी आबादी नहीं होती कि पता हो कि यहाँ पर ये बंदा रह रहा है, यहाँ पर ये बंदा रह रहा है। एक नई आबादी होती है, इसलिए लोगों को पता नहीं होता कि कौन से घर में कौन जो है वो रह रहा है। तो उसामा बिन लादेन का ये जो कंपाउंड है ये 2005 में तामीर होता है और मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन उसके बाद इस कंपाउंड में शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो 2001 की सैटेलाइट फुटेजेस हैं उसमें इस इलाके में ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है और 2005 की जो फुटेजेस हैं उसमें ये कंपाउंड देखा जाता है। तो मुबैना तौर पर ये कहा जाता है कि 2005 में उसामा बिन लादेन इसमें शिफ्ट हुए हैं और फिर 2005 से 2011 तक वो इसी कंपाउंड में रहते हैं। उनकी फैमिलीज और बच्चे भी इसी कंपाउंड में रहते हैं, लेकिन उसामा बिन लादेन मिलते भी रहते हैं और अपनी अलकायदा की सरगर्मियाँ भी जारी रखते हैं। अपने मुजाहिदीन के साथ उनका राब्ता भी होता है दुनिया भर में, क्योंकि इनकी मल्टी नेशनल ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, दुनिया के मुख्तलिफ मालिक में ये इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इनके जो राब्ते हैं वो उसी तरह से जो हैं रहते हैं। और फिर वो तारीख़ी दिन जब मुबैना तौर पर उसामा बिन लादेन को यहाँ उनको कत्ल किया जाता है तो वो भी उसका ताल्लुक भी बराह रास्त जो है वो पाकिस्तान से है। 2 मई 2011 की एक रात मुबैना तौर पर अमेरिका की जानिब से ऑपरेशन किया जाता है और उसामा बिन लादेन को इसी कंपाउंड में जो है वो मार दिया जाता है और उनकी डेड बॉडी को अमेरिका जो है वो अपने साथ ले जाता है। और अमेरिका का ये वर्जन है कि उसने जो है उनकी लाश जो है वो समुंदर बुर्द कर दी थी और उस पर ये सवाल, बहुत सारे सवाल उठते हैं इस ऑपरेशन के हवाले से। उस हवाले से मैं डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उस हवाले से अहम बात यही है कि जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जो उनकी डेड बॉडी की तस्वीर हैं वो अमेरिका ने शेयर क्यों नहीं की। इससे पहले जितने भी उन्होंने बड़े बड़े लीडर्स मारे उनकी तस्वीर शेयर हुई, तो उसामा बिन लादेन की तस्वीर क्यों शेयर नहीं हुई। और फिर इस ऑपरेशन के बाद डायरेक्टली इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता है और पाकिस्तान को दहशतगर्द कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान की एजेंसीज उनकी हिफाजत कर रही थी और पाकिस्तान की एजेंसीज ने ये कंपाउंड उनको बना कर दिया हुआ था। बहरहाल हमारी एजेंसीज ने इसको बहुत अच्छे से इसको दिफा किया, अपना इनको डिफेंड किया कि हमें इससे कुछ पता नहीं था। लेकिन बहरहाल उसामा बिन लादेन का जो ताल्लुक है वो पाकिस्तान के साथ कम बेश 30 साल तक रहा और आज भी उसामा बिन लादेन जो है वो समझे पाकिस्तान के साथ ही मंसूब किए जाते हैं। उनका ताल्लुक तो सऊदी अरब से था, लेकिन उनकी ज़िंदगी का जो अहम हिस्सा गुजरा है जिसमें उन्होंने तारीख़ रकम की है वो पाकिस्तान में गुजरा है और आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक उनका जो सारा अपनी ज़िंदगी थी, अहम ज़िंदगी के साल वो पाकिस्तान में गुजरे। अलकायदा की बुनियाद पाकिस्तान में रखी गई और उनकी मौत जो है वो भी पाकिस्तान में वाक़या हुई। तो ये उसामा बिन लादेन के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल्स थी। अब आखिर में जो उनका कंपाउंड वाला है उसके हवाले से मैंने आपको बताया कि बहुत सारी थेरीज हैं, लेकिन जो ऑफिशियल डाटा है अभी तक जो ज़राए बताते हैं वो यही है। बहरहाल इस पर भी सवालात हैं, वो अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।